नमल ताला पुराना था और जंग आलूद भी, मगर उसके मुकम्मल होने की जगह पे जंग नहीं था, जैसे तेल वगैरह डालकर साफ किया गया हो। चाबी घुसाने वाली जगह का जंग भी साफ था। सो फारिस काजी रात को इधर से निकलता था। गुड गुड। उसके हाथ खजाना लग गया था। फारिस और हुनैन रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो एकदम हन्ना रुकी। ताजुब से फारिस को देखा और शक्ल यूं बनाई जैसे हल्क तक कड़वा हो गया हो। सामने एक कोने वाली कुर्सी पे ताज़ा दम और खूबसूरत शहरीन कारदार बैठी थी। लबों पे सुर्ख लिपस्टिक और सुनहरे बालों की छोटी सी पोनी। फारिस को देखकर मुस्कुराकर खड़ी हुई। उस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराहट में कमी आई। तो आप फुफ्फो से छुपकर इनसे मिलते हैं? उसकी दधियाली मोहब्बत फिर से जागी। बको मत, उसने पहली दफ़ा मिलने का कहा है, कोई काम था। वो उसे झुड़क कर आगे आया, उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। हुनैन भी मुंह बनाती साथ बैठी। मुझे नहीं मालूम था, तुम्हारी भांजी भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाती है। शेरी को हन्ना का आना नागवार गुजरा था। हुनैन ने सिर्फ एक काटदार नज़र उठाकर उसे देखा। हम ज़रूरी काम से जा रहे थे। तुम्हारे फ़ोन पे फारिस ने कलाई की घड़ी देखी। 15 मिनट निकाले हैं। अब तो क्या बात थी? एक लम्हे के लिए शेरी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। फिर हल्के से शाने उचकाए। मैं शादी के केस का पूछना चाहती थी। मैंने सुना था कोई महंगी गन इस्तेमाल हुई है शादी की शूटिंग में। अगर तुम कहो तो। हाथ मेज़ पे बाह मिला कर रखती आगे हुई। तो मैं पापा से कहकर उस गन के लाइसेंस निकलवा सकती हूँ, ताकि मैं ये काम 2.5 माह पहले कर चुका हूँ। जिन लोगों के पास वो गन है उनमें से कोई एक भी हमारा दोस्त है न दुश्मन। तो फिर वो गन किसकी होगी? जाहिर है उसका नाम और रिकॉर्ड लिस्ट से मिटा दिया गया है। वो संजीदगी से टांग पे टांग जमाए बैठा कह रहा था। कौन सी गन थी वो? आपको गन्स के बारे में कितना पता है शहरीन? हुनैन रह नहीं सकी। शीरी ने तन कर उसे देखा, फिर पर्स से एक कोबेल्ट निकाल कर मेज़ पे रखी। अगर आप हाशिम सरदार की बीवी हों और शूटिंग क्लब की मेंबर भी हों तो आपको गन्स के बारे में बहुत इल्म होता है। मुझे मालूम है तुम्हारे और हाशिम और शेरू के पास कौन कौन सी गन है। ज़रा उकता कर उसे टोका। मगर जो ब्रांडेड गन इस्तेमाल हुई है वो मॉडल आगे पीछे किसी के पास नहीं है। ग्लॉक G41। और शहरीन का सांस अटक सा गया। मुश्किल आंखों को उस पर रखे मुस्कुरा पाई। G41? अच्छा। वो रुकी। तासुरात पे काबू पा लिया। वो गन्स की बात करने आई ही नहीं थी। वो तो हन्ना को देखकर बात बनानी पड़ी। अगर उसने पहले चेक कर लिया होता कि अगर कुछ और नहीं है तो हम जाएं। वो फ़ोन जेब में डालता उकता कर उठा था। शेरी ने जबरन मुस्कुराकर सर को खम दिया। हन्ना भी बेदिली से उठी। तभी निगाह सामने दीवार पे जा ठहरी, जहाँ बड़ी सी कैलीग्राफी आवेजा थी और उस पर खताती से लिखा था, व ऊहिया रब्बुका इलन नहल। हुनैन की आंखें सुकेड़ी। सुबह वाली टीवी स्क्रीन याद आई, मगर सर झटका। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। फारिस के साथ वो बाहर निकली तो जहन बहुत उलझा हुआ था। ख्वाह टाइम ज़ाया कराया इस प्लास्टिक ने। वो सख्त कोफ्त का शिकार लग रही थी। फारिस ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अचंभे से उसे देखा। प्लास्टिक क्या? ये शहरीन, इसका ताल्लुक प्लास्टिक से है, आपको नहीं पता? प्लास्टिक का? ताज्जुब से उसे देखा, फिर टेक लगाए बताने लगी। ये अपर मिडिल क्लास और एलीट में पाई जाती हैं। बचपन से उनकी ट्रेनिंग होती है। भारी किताबें सर पर रखकर सीधा चलने की, होंठों को मखसूस आदमी पे रखने की। जब भी खड़ी होंगी कोहनियाँ बराबर और हाथ 3 इंच के फासले पे होंगे। चेहरे को बिल्कुल सपाट और गर्दन को उठा हुआ रखती हैं। वाइट और बीच का हर शेड उसके पास होता है। बेहद दुबली पतली और डाइट का कॉन्शियस होती हैं। फाकी करती हैं, किसी दिन कुछ ज़्यादा खा लें तो हल्क में उंगली डालकर क्या कर देती हैं। इस शदीद जिस्मानी मशक्क़त के बाद उनके चेहरे पे गोया खौल सा चढ़ जाता है और ये प्लास्टिक लगने लगती हैं। वो खबरनामा पढ़ने के अंदाज में बता रही थी। ड्राइव करता फारिस बेख्तियार हंस दिया। अच्छा, वैसे तुम्हारी फूफो क्या हैं? वो प्लास्टिक थोड़ी हैं, वो नेचुरल हैं। ज़रा करीब होकर आहिस्ता से बोली, मगर नेचुरल शीशा, वो भी खोलता हुआ।
वो बड़बड़ाया और फिर दोनों हंस पड़े। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। रेस्टोरेंट करीब था। अहमद शफी जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो देखा सामने एक मेज़ के पीछे वो तीनों बैठे थे, किसी इंटरव्यू पैनल के अंदाज में। बार बार घड़ी देखता, कान की लो मसलता फारिस, घुंघरैली लिट उंगली पे लपेटती मुंतज़िर सी जुमर और उंगलियां मरोड़ती गर्दन झुकाए बैठी हुनैन। अहमद गहरी सांस लेकर रह गया। चलो जी, सारा पागल खाना इकट्ठा जमा है अहमद शफी की क्लास लेने। उनको बेइज्जती करने के लिए कोई नहीं मिलता क्या? मुंह बनाता आगे आया, सलाम किया, जिसका कोई जवाब न मिला। फिर भी मुस्कुराकर सामने बैठा। मुझे हारून उबैद के साथ 1 घंटे में चित्राल जाना है, इसलिए साथी ने जज को किस चीज़ से ब्लैकमेल किया था? फारिस ने उसकी बात सुनी अनसुनी की। अहमद ने गहरी सांस भरी। हो गई क्लास शुरू। मिसेज उमर कानों पे हाथ रख लें तो मैं बताना शुरू करूं? मासूमियत से पूछा। जुमर ने घूर कर उसे देखा। मैं सुन रही हूँ। अहमद ने थोड़ी खुजाई। सदी ने मुझे एक बोर्ड के ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस OCP के बारे में बताया था, जो कि एक करप्ट आदमी था और हर साल पेपर लीक किया करता था। हुनैन यूसुफ का सांस रोक गया। ज़रा देर के लिए अहमद, और इन तीनों को यहीं छोड़कर हम पिछले साल के जनवरी में वापस जाते हैं, जब सादी OCP के घर गया था। वो एक गिल्ट से भरा दिल और झुके कंधे लेकर वहाँ आया था। आंटी के पास डाइनिंग रूम में सर झुकाए बैठे उसने भारी ज़मीर से कहा था, मैं उनकी वफ़ात के इतने अरसे बाद आ रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है उनका। ये हुनैन के बताने के 1 माह बाद का जिक्र है। कोई बात नहीं, जो तुम्हारी बहन ने किया वही हमारे लिए बहुत है। उसने चौंक कर सर उठाया। मगर आंटी बहुत मोहब्बत और सादगी से कह रही थी। वो वही जानती थी जो हना ने किया, वो नहीं जो उनके शोहर ने किया और जिसका गिल्ट उनको लेकर डूबा। वो चाय के लिए उठी तो सादी ने सर हाथों में गिराए बेइख्तियार दुआ मांगी। अल्लाह ताला, मैं आपके सामने अपनी बहन की गलती को जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं कोई सफाई नहीं दूँगा, लेकिन उसकी नीयत उसकी जान लेने की नहीं थी। अल्लाह, आपको पता है कि उसको इल्म नहीं था कि ये सब हो जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं किसी तरह उनकी फैमिली से माफ़ी मांग सकूं, एक ईमानदार अफसर के ज़मीर की कीमत लगाने के बोझ से दिल को आज़ाद कर सकूं। जो आप पे भरोसा करते हैं, आप उनको रुस्वा नहीं करते। प्लीज़ मुझे इस बोझ से निकाल दें। चेहरे पे हाथ फेर कर वो सीधा हुआ। आंटी चाय ला रही थी। अंकल की जो डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, क्या ज़्यादा परेशान रहते थे आखिरी दिनों में? वो नज़रें मिलाए बिना पूछ रहा था। नहीं, ठीक थे बिल्कुल। बेटी की शादी हो गई तो मुतमईन थे, बल्कि खुश भी थे। साथी ने इतराफ़ में निगाह दौड़ाई। दीवार पे उनकी बेटी की शादी के फ़ोटोशूट की चंद फ्रेम्स लगी थी। खूबसूरत जिगर जिगर करते लिबास में मौजूद थी और घर की औरतें कीमती जेवर। सादी की निगाहें ड्राइंग रूम में इधर उधर दौड़ी। कीमती पर्दे, डेकोर पीसेस। उसने सर झटका। आखिरी दिन कैसे थे? उस दिन रिजल्ट आया था ना? बिल्कुल ठीक थे साथी, नॉर्मल बातें कर रहे थे और बल्कि जस्टिस साहब से भी ठीक गपशप करते रहे। वो तो उनके जाने के बाद काफ़ी देर से मैंने उनके कमरे में गई तो सर नफ़ी में हिलाकर आंटी ने आँख का किनारा साफ किया, लेकिन सादी यूसुफ का दिमाग एक जगह अटक चुका था। कौन जस्टिस साहब? उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, जस्टिस सिकंदर, सेशन कोर्ट में होते हैं। वो मिलने आए थे ना हमेरा के अब्बू से। कमरे में उनसे बातें करते रहे। हम लोग बाहर लाउंज में थे। वो निकले तो बताया कि OCP साहब अभी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे शोर ना करें। मेरी बड़ी बेटी के 2 बच्चे भी आए हुए थे ना। उनके जाने के काफ़ी देर बाद मैं और हुमैरा अंदर आए तो देखा वो फौत हो चुके थे, इस्तीफ़ा भी लिखा पड़ा था। सदी एकदम आगे होकर बैठा। आपने अपने डॉक्टर को बुलाया था? हाँ, डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक से मौत हुई है। आपने पोस्टमार्टम करवाया था? नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा तो भी उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने मना किया कि लाश की बेहुरमती होती है। जी बिल्कुल, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जबरन मुस्कुराया। बेचैनी से पहलू बदला। यानी बेटे को मालूम हो गया था। उनका कमरा देख सकता हूँ मैं? उनका कंप्यूटर वगैरह? बेटा, कंप्यूटर और फाइल्स तो महकमे वाले उठा कर ले गए थे। कमरा देख लो तुम, अपने घर के बच्चे हो। सफाई वगैरह करती हूँ मगर उनकी बाकी चीज़ें नहीं छेड़ती। वो उसे एक कमरे में ले आई। वो बेडरूम छोटा मगर पुरतायुश था।
कमरा और घर काफ़ी दफ़ा रेनोवेट हुआ लगता था। शादी के झुके कंधे उठ चुके थे और भारी दिल हल्का हो रहा था। वो उनकी किताबें देखता रहा। आगे पीछे कोई कागज़, कोई फाइल नहीं छोड़ी थी। महकमे वालों ने दफतन गुरु का स्टडी टेबल के वस्त में कप रखा था। उसमें चंद पेन थे। एक पेन मुख्तलिफ था। शादी ने वो सिल्वर पेन उठाया और ढक्कन खोला। अंदर USB प्लग था। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया, फिर आंटी की तरफ मुड़ा। मुझे अंकल से बहुत हकीकत थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो उनका एक कलम रख लूँ, मेरे दिल का बोझ हल्का होता रहेगा। और आंटी ने खुले दिल से इजाज़त दे दी। वो उनसे चार्जर नहीं मांग सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चार्जर कहीं से खरीद लेगा। इंसानी अकल महीनों सालों लगती रहती है किसी एक क्लू की तलाश में। जैसे शादी लगा था, इतने दिन से जज के कंप्यूटर में कोई एक काम की चीज़ तलाश कर रहा था। मगर जब अकल थक जाती है तो एकदम से सबसे कीमती चीज़ इंसान की झोली में पके फल की तरह गिरा दी जाती है। आग लेने के लिए जाने वालों को पैगंबरी मिल जाती है। वो लम्हा इल्हाम का लम्हा होता है। कुछ लोग इसे इत्तफाक कहते हैं, ईमान वाले इसे मदद कहते हैं। और आज अहमद शफी जुमर और फारिस को देखते हुए कह रहा था। सदी उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर गया। उसने कहा कि वो एक गिल्टी एहसास लिए उधर गया था। उनकी फैमिली को वो पहले से जानता था। अहमद सांस लेने को रुका, उनको मुतवज्जे पाकर मुस्कुराया। वैसे मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस काम की बात पे आओ। फारिस एकदम बरहमी से कहता आगे हुआ तो वो हाथ उठाते जल्दी से ज़रा पीछे हुआ। बता रहा हूँ। गहरी सांस ली। उनकी चीज़ों में से शादी को एक पेन कैमरा मिला। जुमर ने बेख्तियार आंखें बंद की। उफ, उस पेन के ज़रिए OCP साहब जज की वीडियोस बनाते थे। वो कॉन्फिडेंशियल प्रेस के आदमी थे। उनके पास बेहतर गैजेट्स थे। वो पेन छोटा सा था, उसमें जैमर लगा था जो उसको डिक्टेटर्स के बावजूद नाकाबिले गिरफ्त बनाता था। बहरहाल इस पेन में कुछ वीडियोस थीं, काले धंधों के एतराफ़ की वीडियोस। साथी ने तुम्हारे रिहा होने के बाद वो तमाम वीडियोस मिटा दी सिवाय एक के। उस वीडियो में जज और OCP की आखिरी मुलाकात थी और वो एक टेरिबल वीडियो थी। OCP ने सिर्फ ये सोचकर कैमरा ऑन रखा था कि जज की धमकियों को रिकॉर्ड करेगा, इसलिए उसने इस्तीफ़ा भी आराम से लिख दिया। मगर उसने झुरझुरी ली। इस वीडियो की वजह से जज ने गाजी को रिहा किया। अब वो पेन कहाँ है? फारिस के सवाल पे अहमद ने शाने उठकाए। जुमर जल्दी से बोली, मैं शादी की चीज़ें दोबारा देखूंगी, मिल जाएगा। ज़रा रुकी, लेकिन अगर जज के ताकतवर मुजरिम दोस्त हैं तो उसने फारिस को रिहा करने की बजाय उन दोस्तों से मदद क्यों नहीं मांगी? मिसेज जुमर, आप वो वीडियो देखेंगी तो जान लेंगी कि कोई भी अपने साथी मुजरिमों को ऐसी चीज़ की हवा नहीं लगने दे सकता। वो उसकी मदद करते, लेकिन फिर उसकी कमज़ोरी के ज़रिए उसको गुलाम बना लेते। गाजी को रिहा करना ज़्यादा आसान था। तो OCP साहब ने खुदकुशी क्यों की थी? हुनैन उन्हीं गीली शौकी नज़रों से अहमद को देखकर बोली तो अहमद ने उसे देखा, फिर फारिस को, फिर शाने उचकाए। इस वीडियो और शादी के मुताबिक OCP साहब को कत्ल किया गया था। उन दोनों का आपस में लेन देन का कोई तनाज़ा था। शादी ने आपको खुद बताया ये? हुनैन की आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई। अहमद ने संभल कर जी में सर हिलाया। हुनैन ने गले भरे नज़र जुमर पर डाली, अहमद की तरफ इशारा किया। ये कौन है? इनको क्यों बताया? मैं बहन थी, मुझे क्यों नहीं बताया? एकदम से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। फारिस अहमद को इशारा करता उठ गया। वो दोनों चले गए तो हुनैन ने आंसू हाथ की पूंछ से रगड़े। भाई को मुझे बताना चाहिए था। मैं समझती रही मैंने उनकी जान ले ली। हुनैन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें सदी ने कुछ नहीं बताया। रही OCP की बात तो मैंने तुम्हें कहा था ना, उनके लिए पेपर्स देना आसान था क्योंकि वो ये काम पहली दफ़ा नहीं कर रहे थे। मगर जब मैंने उनसे कहा तो उनके तासुरात वो बिल्कुल टूट कर रह गई। क्योंकि है ना, जिस चीज़ को वो इतने साल पैसों के बदले बेचते आए थे, पहली दफ़ा वो उन्हें अपने ख़ानदान की इज्जत के बदले बेचनी पड़ी। ये झटका किसी को भी हिला सकता है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और आंसू रगड़े। मैंने उनकी जान नहीं ली, लेकिन मैं फिर भी कसूरवार हूँ ब्लैकमेल और चीटिंग की। हुनैन, दुनिया में तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गुनाह ना हुआ हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि गुनाह के बाद तुम क्या करती हो। मैंने तौबा की थी सच्चे दिल से। तौबा ये नहीं होती कि इस गुनाह का डिप्रेशन लेकर हर शय त्याग कर बैठ जाओ। तौबा मायूसी और खुद अजीज़ी का नाम नहीं है। तो फिर कैसे की जाती है तौबा? वो हल्का सा बोली,
توبۃ नसूह का मतलब है इंसान को एहसास गुनाह हो, फिर नदामत गुनाह हो, फिर माफ़ी मांगे और अगर कोई कफ़ारा है तो वो अदा करे, फिर दोबारा वो काम ना करने का अहद करे और फिर अच्छे काम करे। तौबा मस्बत सोच का नाम है, फ्रेश स्टार्ट लेने का, नई ज़िंदगी की आगाज़ का। और फिर सब माफ़ हो जाता है। हाँ, सब माफ़ हो जाता है, मगर हर गुनाह से बड़ा गुनाह पता है क्या है? अपने गुनाह को जस्टिफाई करना। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस बात में सर हिलाया। उसे भी इख्तियार अपनी किताब और शेर याद आ रहे थे। हाशिम से यूं बात करना एग्ज़ाम से बड़ी चीटिंग है। ये शादी और फारिस के साथ चीटिंग है। उसका फ़ोन बजने लगा तो गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हुनैन उठ खड़ी हुई। जुबैर ने मोबाइल उठाते हुए उसे पुकारा, मुझे वो पेन मिल गया है हुनैन। हना ने चौंक कर उसे देखा, मगर उसकी बैटरी ख़त्म है। उसका चार्जर ढूंढूं और हम उसको खोल लेंगे। अभी फारिस या अहमद को नहीं बताना, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। उसको वहीं छोड़कर जुमर गुलखान की तलाश में निकल आई।